तो बेटा सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना चाहिए दैट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। पहला स्टेज आपको समझना चाहिए जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है। लाइक अगर गेट की बात करें तो गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। हेलो एवरीबॉडी, सो इन टुडेज सेशन वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस्ट सीक्वेंस टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप सबको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है एंड इन दिस सिलेबस वी वुड बी लर्निंग सो मेनी सब्जेक्ट्स, बट अगर उनको हम करेक्ट सीक्वेंस में लर्न नहीं करेंगे तो दिक्कत फेस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है। कुछ सब्जेक्ट एडवांस है और कुछ सब्जेक्ट बेसिक है। तो जब तक आप अपना बेसिक सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक एडवांस सब्जेक्ट में आप फील नहीं ले पाओगे, एडवांस सब्जेक्ट को आप अच्छे से फिनिश नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस टू सिक्योर द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स इन एनी एग्जाम। दो इस वीडियो में हम गेट के अराउंड बात करेंगे, बट ये सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड है, लाइक ESC और योर स्टेट सर्विसेज एग्जाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी एग्जाम के लिए आप ये सीक्वेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे गेट के एग्जाम के ऊपर। आप सबको पता ही है कि गेट का बेसिक पैटर्न क्या है, क्लियर है। वन फेज का एग्जाम है भाई, तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वन इज द MCQ, सेकेंड वन इज द MSQ एंड थर्ड वन इज द NET टाइप, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 65 क्वेश्चन, दैट इज 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 100 ओनली, क्लियर है। अगर मैं वेटेज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वेटेज, तो बेटा उसमें से 72% इज फॉर टेक्निकल एंड 15% इज फॉर एप्टीट्यूड एंड रिमेनिंग 13% इज फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स। तो ये गेट के एग्जाम का पैटर्न है, ये आप सबको पता है, क्लियर है। तो इसी पैटर्न, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि जब आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ो तो आप कम से कम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस की बात कर, अरे इफ वी टॉक अबाउट ऑल द सीक्वेंस, तो बेटा सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना चाहिए दैट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू शुड कवर। सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, और अगर बेटा ये आपका कवर नहीं होगा ना अच्छे से तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में दिक्कत होगी। वेटेज के ऊपर मत जाना, हालांकि मैं यहां पे आपको वेटेज भी हर एक सब्जेक्ट का दिखा रहा हूं। आप बोलोगे सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तो वेटेज 4% है, सर आप उससे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा वेटेज पे मत जाओ। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से नहीं पढ़ा, आपका RCC कमजोर रहेगा, आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस कमजोर रहेगा, आपका स्टील स्ट्रक्चर का कमजोर रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ कंसेप्ट तो हम जियोटेक में भी यूज करते हैं। इसीलिए बेटा सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप बहुत बढ़िया से कवर करोगे दैट वुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद द नेक्स्ट बेसिक सब्जेक्ट जो आपको कंप्लीट करना चाहिए दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड OCF। अगर आप OCF बाद के लिए रखना चाहो तब भी चलेगा, बट पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपको कवर करना ही है, और इसका वेटेज भी काफी अच्छा है, दैट इज 8%। देखिए अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्टिंग में कवर कर लेते हो तो फायदा क्या होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ कंसेप्ट हम जियोटेक में यूज करते हैं, कुछ कंसेप्ट हाइड्रोलॉजी में यूज करते हैं, कुछ कंसेप्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इरिगेशन में, इन सब जगह आप देखोगे हम FM के काफी सारे एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। तो अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्लियर होगा, एक बेसिक सब्जेक्ट क्लियर होगा, तो बाकी आने वाले एडवांस सब्जेक्ट्स आप अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें सबसे पहले आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे, देन स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ोगे। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पहले भी पढ़ सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ भी पढ़ सकते हो, या फिर आप पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर कर लो, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे ही खत्म हो जाएगा देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट। इसमें आप देखोगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो BMD SFD वाला पोर्शन आप कवर करते हो उसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो जब तक आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं होगा तब तक आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस की फील नहीं ले पाओगे, बहुत मुश्किल रहेगा।
उसके बाद की सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो। देखिए ये 3 टॉपिक तो आपको स्टार्टिंग में कवर करने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एडवाइस करूंगा फिर वेटेज वाइज जाओ। लाइक सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? जियोटेक। जियोटेक अच्छे से कर लीजिएगा, इसका फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा रिलेशन है। बट अगर एफएम नहीं भी पढ़ते तब भी जियोटेक पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट एफएम और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद जब जियोटेक पढ़ते तो फील थोड़ा और अच्छे से आता है, ये बोलना चाह रहा हूं। तो जियोटेक के बाद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी आप देखोगे एफएम के काफी सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। कंक्रीट में आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के काफी सारे कंसेप्ट यूज होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी काफी सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है, और काफी ज्यादा वेटेज आपका यहीं से कवर हो जाता है। पहला पार्ट जैसे ये कंप्लीट होगा ना, आप देख सकते हो अराउंड 6 4 10 18%, 18 और 10 28, 28 एंड इसको 20% मान लेते, 48%, 48 एंड 5 अराउंड 53%, मोर देन 50% तो आपका सिलेबस कवर हो गया है यहीं पे, और सारे कंसेप्चुअल टॉपिक्स कवर हो गए इसमें। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन यही है सिविल इंजीनियरिंग का। जब आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर जाते हो ना, आप बहुत रिलैक्स स्टेट में आ जाओगे, क्योंकि आप मेजर जो पोर्शन है सिविल इंजीनियरिंग का वो कंप्लीट कर चुके हो। अब जो नेक्स्ट फेज ऑफ सब्जेक्ट्स आएंगे दे वुड बी स्मॉलर, है ना। नेक्स्ट जो अब सब्जेक्ट्स बताऊंगा मैं वो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है? कंक्रीट हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, है ना। कंक्रीट कवर कर लिया हमने ऑलरेडी, इसको हटा देंगे यहां से, तो ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप सर्वेइंग पढ़ लो, हाइड्रोलॉजी पढ़ लो, इरिगेशन पढ़ लो, सीपीएम एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं। तो ये था हमारा कंप्लीट वेटेज के साथ सीक्वेंसिंग। अब देखो जब आप ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, फायदा ये होगा कि इनको पढ़ने के दौरान आपके पास काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, जिसके दौरान आप पुराने सब्जेक्ट्स जो पढ़ चुके हो उनको भी रिवाइज कर सकते हो। तो वापस से मैं बता रहा हूं आपको कि भाई बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा। बेस्ट सीक्वेंस इज दिस ओनली। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे पहले कवर करो, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, देन गो ऑन। क्लियर है? अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपके बेसिक और एडवांस सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे एंड यू विल एंजॉय लर्निंग सिविल इंजीनियरिंग अ लॉट। तो ये बेस्ट सीक्वेंस होगा किसी भी एग्जाम के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के दौरान? हमारी स्ट्रैटेजी, एक बेसिक स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं। क्या 3 स्टेजेस में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। पहला स्टेज आपको समझना चाहिए, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले हो, डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है। लाइक अगर गेट की बात करें तो गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो डिमांड ऑफ द एग्जाम पता होना चाहिए। जैसे ईएससी की बात करें तो उसमें अगर देखोगे बेटा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द गेट। तो डिमांड ऑफ द एग्जाम यू शुड अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जैसे गेट का मैंने बताया, वैसे ईएससी का इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। स्टेज 2 में जब आप अपने पैटर्न वगैरह देख के डिसाइड कर लिया कि भाई अब मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, तो स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स एंड मेकिंग योर लेक्चर नोट्स। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी से बनाइए नोट्स। अगर किसी मेंटोर या किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉपरली वीडियोस को देखिए सिस्टमैटिकली और अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। नोट्स बनाते दौरान आपको डीपीपी और वर्कबुक्स लगानी है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। कंसेप्ट पढ़ रहे हो बट उसको अप्लाई करना नहीं सीख रहे तो इट इज ऑफ नो यूज। नेक्स्ट बेटा आपको पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। भाई जो आपने सब पढ़ लिया, क्या उसके बेसिस पे आप एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी तो चेक करना जरूरी है। तो पीवाईक्यूज जो है लगाना बहुत जरूरी है। ये हमारा सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में हम पूरे सब्जेक्ट को इस तरीके से कवर करने वाले हैं, उस पर अच्छा कमांड लेके आएंगे। थर्ड स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि थर्ड स्टेज विल बी इंप्रूविंग योर रैंक अलॉट। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक बार पढ़ने से आप उसको रिटेन नहीं करोगे, उस सब्जेक्ट को लगातार बार बार पढ़ते रहना जरूरी है। जितना ज्यादा रिवीजन, जितना सिस्टमैटिकली रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप सब्जेक्ट को एग्जाम वाले दिन के लिए रिटेन कर पाओगे। तो रिवीजन को अच्छे से प्लान करवाइए। हर सब्जेक्ट को 4 से 5 बार पूरा रिवाइज करना है बिफोर एग्जाम। तो उसी तरीके से आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अपने हाथ से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप पूरे मास्टर नोट्स नहीं रिवाइज कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप फटाफट फिर एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओगे। देखिए जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से कंसेप्ट्स में आप फंसते हो, क्या चीज भूल जाते हो, वही सब चीजें आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो
और शॉर्ट नोट्स की हेल्प से फिर फटाफट सब्जेक्ट को रिवाइज करते चले जाओ। मॉक टेस्ट दैट इज टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेज में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे ताकि आप एग्जाम वाले दिन के लिए काफी कंफर्टेबल हो जाओ। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना बढ़िया। और टेस्ट देने के बस फायदा नहीं है, टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है। मान लो अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उसको एनालाइज करने में। आपको पता होना चाहिए क्या मिस्टेक्स करते हो और उनको एक एरर बुक बना के नोट करो कि क्या एरर कर रहे हो आप, ताकि आप वो एरर बुक को भी पढ़ो एग्जाम में बैठने से पहले, कि आप ट्रेन करोगे दिमाग को कि मैं ये एरर करता हूं या करती हूं और मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। क्लियर है? सो दिस वुड बी द third 3 stages in which if you will prepare, I can assure you बेटा आप टॉपर बनोगे ही बनोगे, क्योंकि सारे टॉपर इन्हीं स्टेजेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीक्वेंसिंग। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर आइए, वहां पर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। सो बादल सर PW, दिस वुड बी माई टेलीग्राम चैनल। आप वहां पर आइए एंड कोई भी दिक्कत हो आपको तो यू कैन कंसल्ट मी देयर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर टू address all your doubts. Bye bye, take care, happy learning.